हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू मीनाक्षीज बायो अकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर मीनाक्षी राजपूत और हमने प्रीवियस सेशन में जो है 2025 टिफर पीवाईक्यू सॉल्व करे थे। इस सेशन में हम लोग 2024 के पीवाईक्यूज जो है वो सॉल्व करेंगे। ओके, सो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अगर वीडियो अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है तो लाइक भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए। So I have qualified CSR 3 times. I have also good research experience and guided 800 plus IT JAM aspirants and 200 plus CSR net aspirants. Okay, so let's start with the question. First question जो है वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, which one of the following disease is not caused by the बैक्टीरियल इन्फेक्शन? तो अगर आप यहाँ पे देखते हो एंथ्रेक्स, टेटनस एंड सेफिलिस, ये तीनों ही क्या है, बैक्टीरिया से होता है। बट जो शिंगल्स है ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, बल्कि ये क्या है, वायरल डिजीज है। ठीक है, वायरल डिजीज है जो कि वेरिसेला जोस्टर वायरस से कॉज होती है। ठीक है, इसके बारे में ब्रीफ में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पे इसका जो कॉज होता है दैट इज द रीएक्टिवेशन ऑफ वेरिसेला जोस्टर वायरस। इट इज अ वायरल इन्फेक्शन, जैसा कि मैंने बोला। अफेक्टेड पॉपुलेशन मोस्टली ओल्डर एडल्ट 50 प्लस या फिर जो इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स होते हैं उनके अंदर देखा जाता है। मेन सिम्टम इसका होता है पेनफुल रैश, वन साइडेड बर्निंग, टिगलिंग, ब्लिस्टर्स एंड इचिंग। एंड ये इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा आपको दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हो। उसकी जैसे वैक्सीन है शिंग्रिक्स वैक्सीन, ये आपको मतलब जिन इंडिविजुअल्स के अंदर 50 प्लस के अंदर जिसके होने के चांसेस होते हैं वो लोग इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अर्थ टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग एज एन इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट पार्टिसिपेट इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है वेयर सर्टेन गैसेस ट्रैप हीट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। ठीक है, गैसेस इन द एटमॉस्फेयर दैट ट्रैप द हीट, गैसेस होती है कुछ एटमॉस्फेयर में जो कि हीट को ट्रैप कर लेती हैं। ठीक है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती हैं। तो जो गैसेस है जो कि हीट को ट्रैप कर रही हैं उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। जो इफेक्ट है इसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, सो फंक्शन क्या है कि इसका बेसिकली फंक्शन ये होता है टू कीप द अर्थ सरफेस वार्म इनफ टू सपोर्ट द लाइफ। बट एक्चुअल में अभी इतना पोल्यूशन हो चुका है कि वो जो है बहुत ज्यादा ही हीट वहां पे ट्रैप हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ज्यादा हीट ट्रैप हो गई है, ज्यादा गैसेस रिलीज हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है जिसकी वजह से हीट ज्यादा ट्रैप हो रही है एंड ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ओके, सो मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सनलाइट एंटर होती है जो कि अर्थ का सरफेस को हीट करती है, वार्म करती है। फिर हीट जो होती है वो रेडिएट बैक होती है जो कि ये गैसेस जो होती हैं वो इनको ट्रैप कर लेती है। अब क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा है, ये गैसेस जो है वो ज्यादा हो गई है, सो हीट जो है वो ज्यादा ट्रैप हो रही है एंड इट इज लीडिंग टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ओके, सो जो गैसेस हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आता है वो होती है हमारी ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें आपका CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, ओजोन एंड CFCs हैं। अब अगर इसके अंदर भी हम देखते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कि आपकी जो मेन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, ओजोन एंड CFCs हैं। इनके क्या क्या सोर्सेज हैं, कहाँ से ये मेनली रिलीज हो रही हैं? जैसे CFCs है, ये रिलीज होते हैं रेफ्रिजरेंट्स, एरोसोल्स जो हम एसीज वगैरह यूज करते हैं वहां से। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही है, फॉसिल फ्यूल कंबंशन, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रही है। मीथेन जो है वो लाइफ स्टॉक, राइस पैडीज, लैंडफिल्स, ऑयल्स एंड गैसेस, इनकी बर्निंग की वजह से होता है। नाइट्रस ऑक्साइड फर्टिलाइजर्स एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से, वाटर वेपर्स इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन की वजह से जा रही है एटमॉस्फेयर में। ओजोन, O3 फोटोकेमिकल रिएक्शन अपर एटमॉस्फेयर में ही हमें देखने को मिलेगी। मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर जो होता है वो होता है CO2, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। 25x मोर पोटेंट देन CO2 ओवर 100 ईयर्स जो है मिथेन है, मतलब ये ज्यादा हार्मफुल है।
ओके एंड नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो 300 टाइम्स ज्यादा है। ओके सो दिस इज अबाउट द ग्रीन हाउस गैसेस। अब अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पार्टिसिपेट इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट। मीथेन बिल्कुल मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है, नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड है बट नॉट द नाइट्रोजन डायरेक्टली। सो हमारा आंसर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटर में क्या आएगा, नॉट पार्टिसिपेंट में आपका बी आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड यस, ओजोन यस पार्टिसिपेट करती है, तो आंसर यहाँ पे हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बैक्टीरिया है जो कि डबल हो रहा है एवरी 2 आवर्स, तो उसका जो डबलिंग टाइम है वो 2 आवर्स है। इफ द पॉपुलेशन साइज इज n एट दिस मोमेंट, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द पॉपुलेशन आफ्टर द 2 days। ठीक है, तो सबसे पहले 2 days मतलब कि हम यहाँ पे मान के चले 48 आवर्स। आपको जो टाइम दे दिया वो 48 आवर्स दे दिया है, आपको निकालना है n। तो ये आपका जो है टोटल टाइम है टी। ठीक है, जनरेशन टाइम जो है वो आपको 2 आवर्स यहाँ पे मिल गया है, तो 48 आवर्स डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, जनरेशन टाइम आपका हो गया 2 आवर्स, दैट इज 24। तो एन की वैल्यू आपके पास में, नंबर ऑफ जनरेशन कितनी आ जाएंगे आपके पास में, 24 आ गई। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये फॉर्मूला निकाल लेते हैं। अगर आपको जनरेशन टाइम निकालना है तो आप टी बाय एन करके जनरेशन टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपका सिंपल सा फॉर्मूला है। आपसे क्या पूछा गया है कि जो पॉपुलेशन का साइज जो होगा आफ्टर दिस पर्टिकुलर टाइम कितना होगा, तो आप सिंपल करेंगे n इंटू 2 टू द पावर n। तो इनिशियल पॉपुलेशन का साइज अभी जो है वो है n एट दिस मोमेंट, मतलब इनिशियल पॉपुलेशन इतनी है। आफ्टर टाइम टी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 2 टू द पावर n। तो n इंटू n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 24। तो आपका आंसर जो होगा वो यहाँ पे हो जाएगा बी। सिंपल है ये फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कई बार आपको जो है ऐसे जनरेशन जो है, नंबर ऑफ जनरेशन दी गई होती है, आपको जनरेशन टाइम निकालना होता है। इसी तरीके से जो एक दो फॉर्मूलाज है, इन्हीं में से घुमा फिरा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, बहुत ही सिंपल है। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है। इसमें बोला द डैशहुंड इज अ टाइप ऑफ डॉग विद अ शॉर्ट स्टैचर, बीगल्स आर नॉर्मल साइज्ड। प्रोजेनी जो है डैशहुंड और बीगल के वो शॉर्ट स्टैचर है। तो half of the puppies that are produced with the beagle dachshund progeny when mated with a beagle have the short legs, the other half have the normal legs। ठीक है, what does it tells you about the short stature। तो सबसे पहले dachshund जो है वो short stature है और beagle जो है वो normal sized है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, शॉर्ट स्टैचर बीगल का ये जीनोटाइप है, इसका क्रॉस हुआ नॉर्मल, सॉरी डैशुन का जो है वो जीनोटाइप ये है, और जो बीगल है उसका नॉर्मल साइज वाले का ये स्मॉलेस्ट से है। ठीक है, यहाँ से जो है गैमीट आएगा कैपिटल एस, यहाँ से गैमीट आएगा स्मॉल एस। तो अब इनके जितने भी प्रोजेनी आए वो क्या आए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया है द प्रोजेनी ऑफ डैशन एंड बीगल मीटिंग आर ऑल शॉर्ट स्टैचर। तो ये सारे क्या हो गए, शॉर्ट स्टैचर हो। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो जीन है शॉर्ट स्टैचर वाला, जो कि डैशन का है, ये क्या है, डोमिनेंट है। क्या है ये जो जीन है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जीन क्या है, डोमिनेंट है। अब इसने बोला कि हाफ ऑफ द पपीज दैट आर प्रोड्यूस्ड विद द बीगल डैशन प्रोजेनी, मतलब कि अब ये जो प्रोजेनी है इसका हम क्रॉस करवाते हैं अगर विद द बीगल, बीगल के साथ में, तो यहाँ से दो जीनोटाइप दो गैमीट आ जाएंगे, कैपिटल एस एंड स्मॉल एस। यहाँ से एक आ जाएगा आपका ओनली एस, एक गैमीट आएगा। तो इसने अब क्या बोला, जब यहाँ पे इन पपीज का बीगल के साथ में क्रॉस हुआ है, तो आपके पास में क्या आया है, half of the progenies puppies produced are beagle with the beagle dachshund progeny when mated with the beagle have the short legs। half के जो हैं वो short legs हैं, मतलब यहाँ पे जो है ये शॉर्ट लेग्स होंगे एंड हाफ इज द नॉर्मल साइज, ये नॉर्मल साइज्ड होंगे। बिल्कुल सही है, नॉर्मल साइज्ड होंगे, और ये वाले क्या होंगे, आपके शॉर्ट स्टैचर वाले होंगे। So what does the tells about the short stature? There is a complex non-Mendelian mode of inheritance। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल Mendelian mode of inheritance से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। Short stature is a recessive trait। अगर ये recessive trait होता तो यहाँ पे जितने भी प्रोजेनी आए इनके क्रॉस के डैशन और बीगल के क्रॉस में, यहाँ पर जितने भी प्रोजेनी आए हैं वो सारे प्रोजेनी, या तो अगर ये recessive होता, फॉर एग्जाम्पल अगर ये recessive होता तो सारे के सारे प्रोजेनी जो होते हैं यहाँ पे
वो आपके नॉर्मल बीगल वाले होते, है ना? अगर यह मान लीजिए कि ये हेटेरोजाइगस होता, तो उस केस में आपको हाफ जो प्रोजेनीज मिलते वो मिलते शॉर्ट स्टेचर के, हाफ जो मिलते वो नॉर्मल मिलते। बट क्योंकि यहाँ पे ऑल द प्रोजेनीज आर शॉर्ट स्टेचर, तो मैं ये नहीं कह सकती कि ये जो डैशुन से शॉर्ट स्टेचर वाला जीन आ रहा है ये रेसेसिव है, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल अलील जो है वो यहाँ पे जो है अपना इफेक्ट शो कर पा रहा है, इसका मतलब ये डोमिनेंट है। तो ये आपका गलत हो गया। नॉर्मल स्ट्रेचर इज अ डोमिनेंट ट्रेट, नो। शॉर्ट स्ट्रेचर इज अ डोमिनेंट ट्रेट, यस। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिगार्डिंग एन एमआरएनए फॉर्म्ड बाय द बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है एमआरएनए के रिगार्डिंग, ठीक है। द ट्रांसक्रिप्शन, अब देखो, द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट अकर्स अ फ्यू बेसिस बिफोर द स्टार्ट कोडोन। देखो, अब सबसे पहले आपका ये क्या था, डीएनए था, ठीक है। इस डीएनए का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो जब भी आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है वो क्या होता है, प्रमोटर से होता है, ठीक है। ये प्रमोटर है। प्रमोटर में यहाँ पे कहीं पे आपकी स्टार्ट साइट होती है, जैसे बैक्टीरिया के अंदर प्रमोटर खत्म होता है, फिर एक स्टार्ट साइट होती है, मतलब आपका जो होता है फर्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड ट्रांसक्राइब हो रहा है वो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड वाली जो साइट होती है वो आपकी स्टार्ट साइट होती है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे आपका टर्मिनेशन हो गया है, तो ये जो आपका इतना ये जो आया यहाँ से स्टार्ट साइड से और यहाँ तक टर्मिनेशन तक, ये जो आया है ये आपका क्या आया है, एमआरएनए आया, ठीक है। अब इस एमआरएनए में आपका क्या होगा, ओपन रीडिंग फ्रेम होगी, सिस्ट्रोन होगा, मतलब कि कहीं पे यहाँ पे आपका स्टार्ट कोडोन होगा और फिर यहाँ पे आपका स्टॉप कोडोन होगा। तो ये जो स्टार्ट कोडोन का जो अपस्ट्रीम ये सीक्वेंस प्रेजेंट है जो कि ट्रांसलेट नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट कोडोन से स्टार्ट होगा और स्टॉप कोडोन पे खत्म हो जाएगा। मतलब कि जो आपका प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन आपका यहाँ स्टार्ट कोडोन से बनना, कोड होना स्टार्ट होगा, स्टॉप कोडोन पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो प्रोटीन की ट्रांसलेशन होगा वो स्टार्ट कोडोन से स्टार्ट होगा, स्टॉप पे खत्म होगा। तो ये स्टार्ट कोडोन से अपस्ट्रीम जो रीजन है जो कि ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है, दैट इज 5' अनट्रांसलेटेड रीजन। और ये जो स्टॉप कोडोन के डाउनस्ट्रीम जो रीजन है जो कि ट्रांसलेट नहीं हो रहा है, इसको हम बोलेंगे 3' अनट्रांसलेटेड रीजन, ओके। अब इसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन हो गया है, अब आपको एमआरएनए के रिगार्डिंग बताना है। तो ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्ट साइट अकर्स अ फ्यू बेसिस बिफोर द स्टार्ट कोडोन। तो बेटा स्टार्ट कोडोन तो ये रहा, तो ऑब्वियसली जो स्टार्ट साइट थी ट्रांसक्रिप्शन की, क्या वो इससे पहले प्रेजेंट थी, क्या वो इससे फ्यू बेसिस पहले प्रेजेंट थी, यस ऑब्वियसली ये रही थी स्टार्ट साइट। तो स्टार्ट साइट यहाँ पे कहीं पे होगी, तो वो स्टार्ट कोडोन से क्या कुछ बेसिस पहले प्रेजेंट होगी, यस, सिंपल। तो क्या ए स्टेटमेंट जो ये कह रहा है बिल्कुल सही है, यस बिल्कुल सही है। The first three bases of the mRNA have to be, फर्स्ट थ्री बेसिस जरूरी नहीं है, स्टार्ट साइट कुछ भी हो सकती है, स्टार्ट साइट में हो सकता है वहां पे एयूजी हो सकता है ना हो, है ना। यूजुअली क्या होता है, स्टार्ट साइट के कुछ बेसिस बाद में आपका स्टार्ट कोडोन जो होता है ना, स्टार्ट कोडोन प्रेजेंट होता है। कभी कंफ्यूज नहीं होना है स्टार्ट साइट में। स्टार्ट साइट वो साइट होती है जहां पे जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ट्रांसक्राइब होता है, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ट्रांसक्राइब जो हो रहा है वो आपकी स्टार्ट साइट होती है। और स्टार्ट कोडोन वो कोडोन होता है, स्टार्ट कोडोन वो ट्रिपलेट कोडोन होता है जहां से कि आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। तो यहाँ पे आपसे स्टार्ट साइट के बारे में पूछा है, तो स्टार्ट साइट स्टार्ट कोडोन से कुछ बेसिस पहले थी। नेक्स्ट ये बोल रहा है द ट्रांसक्रिप्शन साइट अकर्स अ फ्यू बेसिस आफ्टर द स्टार्ट कोडोन। स्टार्ट कोडोन के बाद में अगर आएगी तो फिर वो आपका जो भी एमआरएनए बनेगा वो प्रोटीन ही कोड नहीं कर पाएगा ना। देन द लास्ट थ्री बेसिस ऑफ द एमआरएनए ऑलवेज कॉरेस्पॉन्ड टू द थ्री स्टॉप कोडोन्स, नहीं वन ऑफ द थ्री स्टॉप कोडोन्स नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि लास्ट थ्री हो, लास्ट थ्री जो होते हैं वो आपके 3' अनट्रांसलेटेड रीजन होता है वहां पे। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो आपका यहाँ पे जो आंसर है सही वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ अलील पॉसिबल फॉर अ जीन। अब देखो इसके अंदर इसने नंबर ऑफ अलील्स पॉसिबल फॉर अ जीन
अब इसने ये हमसे एक एक ब्रॉड क्वेश्चन पूछा है। इसने हमसे ये नहीं पूछा कि एक इंडिविजुअल में कितने नंबर ऑफ जीन्स अलील्स हो सकते हैं मैक्सिमम फॉर अ जीन। अगर ये मुझसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछता, द नंबर ऑफ द अलील्स पॉसिबल फॉर अ जीन इन एन इंडिविजुअल, अगर ये मेरे से एक इंडिविजुअल में क्वेश्चन पूछता, तो मैं इसको कहूंगी कि इंडिविजुअल के अंदर तो क्या हो सकता है, मैक्सिमम 2 अलील्स हो सकते हैं। तो मैं इसका आंसर बोलती 2 है, क्योंकि एक हो सकता है मदर से आया, एक हो सकता है फादर से आया, तो मैक्सिमम 2 अलग अलग अलील्स हो सकते हैं एक जीन के, उससे ज्यादा एक इंडिविजुअल के अंदर नहीं हो सकते। अब ये मेरे से पूछ रहा है पॉपुलेशन के अंदर, मतलब ये पूछ रहा है कि इन जनरल के कितने हो सकते हैं, एक जीन के कितने अलील्स हो सकते हैं। इनफाइनाइट हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, म्यूटेशन होके कितने भी अलील्स बन सकते हैं एक पॉपुलेशन के अंदर, है ना। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा डेफिनेट नंबर नहीं है कि इतने ही बनेंगे, कितने भी हो सकते हैं। जीन के बोल रहा है, एक जीन के कितने अलील्स हो सकते हैं, इतना बड़ा जीन है, अलग अलग जगह म्यूटेशन हो गई, है ना, किसी में कहाँ म्यूटेशन है, किसी में कहाँ म्यूटेशन हो गई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलील्स जो है वो फॉर्म हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ अलील्स कैन बी फॉर्म। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें आप लोग गलती करके आते हो एग्जाम में, मोस्टली बच्चे यहाँ पे 2 भी कर आते हैं आंसर में, ठीक है। तो इसलिए ये चीज को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान है। हाउ डज एन एडेप्टेशन सच एज बेटर रनिंग स्पीड इवॉल्व विद अ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो क्या होता है, चेंजेस होते हैं, म्यूटेशंस होती हैं। जिन इंडिविजुअल के अंदर ऐसी म्यूटेशंस है जो कि एडवांटेजेस हैं उनके सर्वाइवल के इन अ पर्टिकुलर कंडीशंस, इन अ पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस, वो उनको बेनिफिट करे, वो उनके लिए एडवांटेजियस हैं, तो वो इंडिविजुअल के जो सर्वाइवल के चांसेस है रेदर देन द अदर इंडिविजुअल जिनके अंदर वो म्यूटेशंस नहीं है वो ज्यादा होंगे। अब ये इंडिविजुअल जिनके पास में थी, ये सर्वाइव कर गए, इन्होंने आपस में क्या किया, आपस में मेटिंग करी, इनके प्रोजेनीज आए। अब उन प्रोजेनीज के अंदर भी क्या है, वो म्यूटेशन है ना, वो मतलब कि तो वो क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया, वो पर्टिकुलर एडवांटेज जो थी, वो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक जो था, वो इनके अंदर सिलेक्ट हो गया, है ना, नेचुरली। सो नेचुरल सिलेक्शन डायरेक्शनली प्रोड्यूसेस बेटर अडेप्टेशंस ओवर टाइम। नहीं, देखो ये ऐसा डायरेक्शनली कुछ प्रोड्यूस नहीं करता है नेचुरल सिलेक्शन में, है ना। जिन इंडिविजुअल के अंदर कोई ऐसी रैंडम म्यूटेशन हुई जो कि पर्टिकुलर कंडीशंस में उसके सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ा रही हैं रेदर देन द अदर। मान लो कि 100 लोगों की पॉपुलेशन है और जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली 50 ऐसे लोग हैं जिनके पास में कुछ ऐसी म्यूटेशन हो गई है कि उनकी सर्वाइवल के चांसेस उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में बढ़ गए हैं, तो वो 50 इंडिविजुअल बचेंगे, बाकी के 50 जो होंगे हो सकता है कि मर जाएं। अब वो जो 50 आपस में मेटिंग करेंगे और उनके जो प्रोजेनीज होंगे उनके अंदर भी वो म्यूटेशन आने के चांसेस हैं, यस, तो उनके भी सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हैं। इस तरीके से वो जो पर्टिकुलर ट्रेट था, वो जो पर्टिकुलर म्यूटेशन थी, वो सिलेक्ट हो गई, वही वाले इंडिविजुअल्स जो हैं अब आगे क्या करते जा रहे हैं, मीटिंग करते जा रहे हैं, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, वहां पे सर्वाइव कर रहे हैं। सो ये चीज होती है नेचुरल सिलेक्शन में। नेचुरल सिलेक्शन मेक्स इंडिविजुअल विद द फेवरेबल ट्रेट। देखो नेचुरल सिलेक्शन बना नहीं रहा है, नेचुरल सिलेक्शन नाम में सिलेक्शन है, मतलब कि उस एनवायरनमेंट में जो है वो अपने आप सिलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि उनके चांसेस ज्यादा हैं सर्वाइवल के। Natural selection involves the random mutations, some of which are beneficial adaptations. Heritable beneficial adaptation lead to the offspring with the higher survival. बिल्कुल सही बात है। Natural selection produces individual with the natural selection produce नहीं कर रहा है favorable traits, right? आप इन बाकी के statements को पढ़ोगे, सी के अलावा जितने भी statements है आपको समझ आएगा कि गलत चीज बोल रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ओके, यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, नेचुरल मतलब अपने आप वो सिलेक्ट हो रहे हैं जो सरवाइव कर पा रहे हैं, जिनके अंदर पर्टिकुलर कोई एडवांटेजेस, कोई म्यूटेशन है, कोई अडेप्टेशन उन्होंने करी है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका सी। नेक्स्ट इज डिस्पाइट द लार्ज नंबर ऑफ द यूनिक म्यूटेशंस डिस्क्राइब्ड इन LDLR gene that causes the familial hypercholesterolemia, certain mutations are found in high frequency। देखो बहुत सारी यूनिक जो है म्यूटेशंस हमें देखने को मिली हैं
बट एक जो पर्टिकुलर म्यूटेशन है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिक म्यूटेशन हमें इस जीन में देखने को मिल रही है, बट एक ऐसी म्यूटेशन है जो कि हाई फ्रीक्वेंसी में मिल रही है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बोला है 35% ऑफ द फिनिश पेशेंट्स के अंदर, 35% ऑफ द फिनिश पेशेंट्स के अंदर हमें ये पर्टिकुलर म्यूटेशन मिल रही है। इस म्यूटेशन के अंदर क्या हुआ है, 9.5 kb का डिलीशन हुआ है, ठीक है। सो ये जो म्यूटेशन है ये 35% के अंदर मिल रही है, मतलब ये कॉमन है। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ या फिर कुछ इंडिविजुअल ठीक है, जो कि क्या रहे होंगे, एंसेस्टर रहे होंगे, जिनके अंदर ये कॉमन म्यूटेशन थी, जिनके अंदर मतलब कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स था जिनके अंदर हो सकता है कि म्यूटेशंस हुई। उन्होंने फिर क्या हुआ, मीटिंग हुई, उनके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए, और फिर वो जो म्यूटेशन है वो इस तरीके से जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास होती गई। नाउ द कंडीशन इज कि अब वो वहां पे 35% ऑफ द फिनिश पेशेंट्स के अंदर वो म्यूटेशन थी। तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि एक फाउंडर्स इफेक्ट था। अब इसको एक बार यहाँ से समझेंगे। फाउंडर इफेक्ट कब होता है, व्हेन अ न्यू पॉपुलेशन इज स्टेब्लिश्ड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जैसे यहाँ पे स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स थे जिनके अंदर की ये वाली पर्टिकुलर डिलीशन म्यूटेशन हुई, उन्होंने आपस में मीटिंग करी, उनके प्रोजेनीज आए और उनके अंदर भी म्यूटेशन थी। धीरे धीरे जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये म्यूटेशन जो है वो लार्जर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के अंदर चली गई, एक नई पॉपुलेशन वहां पे बन गई है ऐसे इंडिविजुअल्स की जिनके अंदर ये पर्टिकुलर म्यूटेशन है। If one or more individual in that group carry a specific genetic mutation, that mutation can become common in the descendants, and even if it is rare in the general population, वो general population में rare है, but एक individual के अंदर हुई, एक individual के अंदर तो सॉरी नहीं हुई, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लाइट से 10 लोगों के अंदर हो गई है। अब जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो उनके डिसेंडेंट्स में जाएगी एंड एक न्यू ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन बन जाएगा, एक न्यू ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बन जाएगा, वो एक नई पॉपुलेशन बन जाएगी जिसके अंदर वो पर्टिकुलर म्यूटेशन है। तो वो स्टार्ट कुछ स्मॉल ग्रुप से हुआ, बट अभी वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो इतना बड़ा ग्रुप बन गया कि उसको हम एक नई पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं। This results in high frequency of the certain genetic mutation in the specific population. तो इसको हम बोलेंगे कि ये जो है this resulted from the founders effect. Okay? अब यहाँ पे मैं आपको इनके जो वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी, एलिलिक हेट्रोजेनिटी, लोकस हेट्रोजेनिटी, ये भी बता देती हूँ क्या होता है। देखो, वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी का मतलब क्या होता है, रेफर्स टू डिफरेंस इन सिवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स। वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी मतलब कि जो सिम्टम आ रहा है, जो जो फिनोटाइप आ रहा है, वो क्या है, उसका जो एक्सप्रेशन है, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन है, वो डिफरेंट है। जैसे refers to differences in the severity of the system in individual with the same mutation, है ना? कि कुछ इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर सेम म्यूटेशन है, बट उसके जो सिम्टम है, उसका जो फिनोटिपिक जो अपीयरेंस आ रहा है, वो सबके अंदर अलग अलग लेवल पे एक्सप्रेस हो रहा है। अलीलिक हेट्रोजेनिटी रेफर्स टू द डिफरेंट म्यूटेशन इन द सेम जीन कॉजिंग द सेम डिसऑर्डर। एक ही जीन है, म्यूटेशन जो है वो अलग अलग जो है डिफरेंट टाइप की म्यूटेशन हुई है, बट जो सिम्टम आ रहे हैं, जो डिसऑर्डर हो रहा है, वो सेम ही हो रहा है। Locus heterogeneity refers to the mutation in the different genes causing the same clinical condition। मतलब कि for allelic में क्या था, डिफरेंट डिफरेंट जो है सेम जीन के जो है म्यूटेशन हुई है अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये एक जीन है, इसमें हो सकता है यहाँ पे म्यूटेशन हुई, तो सेम जीन में किसी दूसरे इंडिविजुअल में कहीं और लोकेशन पे, सेम जीन में किसी और जगह पर म्यूटेशन हो गई है, ठीक है। तो अब बट जो सिम्टम आ रहा है दोनों के अंदर सेम आ रहा है, दैट इज अलीलिक हेट्रोजेनिटी। अब इसने बोला लोकस, लोकस मतलब म्यूटेशन इन द डिफरेंट जीन, यहाँ पे जीन ही अलग है ना, बट जो कंडीशन कॉज हो रही है, जो सिम्टम आ रहा है, वो सेम आ रहा है। ओके, सो इसीलिए हमारा यहाँ पे ये नहीं होगा। अब इसने बोला, देखो सारे क्वेश्चंस जो है ना कॉन्सेप्चुअल है, बहुत इजी है। इन आवर बॉडी स्किन सेल्स एंड मसल सेल, हमारी बॉडी के जो स्किन सेल्स हैं और मसल्स के जो सेल है, दोनों के अंदर क्या सेम डीएनए, बिल्कुल सही बात है, सेम डीएनए होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऑल्दो दे शेयर द सेम डीएनए दे बोथ हैव द डिफरेंट जेनेटिक कोड। देखो सेम डीएनए तो जेनेटिक कोड डिफरेंट कैसे होगा, एकदम ही गलत बात कर दिए।
द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, दे हैव द डिफरेंट टिश्यूज, सो देयर इज डिफरेंस इन द डीएनए। बिल्कुल भी नहीं, गलत है एकदम। डीएनए एग्जैक्टली सेम होता है, बट जो एक्सप्रेशन होता है डिफरेंट जीन्स में वो अलग अलग होता है ना। डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट जो हम टिश्यूज में बोलेंगे, है ना, जो एक्सप्रेशन हो रहा है डिफरेंट सेल्स में जीन्स का, वो अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे स्किन है, स्किन के अंदर जो होता है हमारा केराटिन जो है वो, उसका एक्सप्रेशन हो रहा है। बट क्या केराटिन का एक्सप्रेशन अगर मैं बोलूँ कि आपको लिवर में हो रहा है, लंग में हो रहा है, नहीं हो रहा है वहां पे, है ना, बट जीन तो है, बिल्कुल है। द स्टेटमेंट इज ट्रू, दे डिफर थ्रू दो इन द जीन्स दे ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट, बिल्कुल, है ना। सो बेसिकली कौन से जीन का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो रहा है, इस चीज में वो डिफर करते हैं। जैसे स्किन सेल्स में कुछ जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, उनका ट्रांसक्रिप्शन मसल्स में नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज द स्टेटमेंट इज ट्रू, स्किन सेल्स एंड मसल सेल्स डिफर इन हाउ मेनी कॉपीज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन नॉट बी यूज। इसमें क्वेश्चन में पूछा है यूज नहीं हो सकती है टू क्वांटिफाई द एफिनिटी बिटवीन एन एंजाइम एंड पेप्टाइड सबस्ट्रेट। तो एंजाइम और पेप्टाइड जो कि सबस्ट्रेट है, एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है वो एक पेप्टाइड है, उनके बीच की एफिनिटी को देखना है कि एफिनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें इसने सबसे पहले बोला है एक्सआरडी क्रिस्टलोग्राफी, तो क्रिस्टल बनेगा यहाँ पे, उसको हम स्टडी करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम ये देख सकते हैं 3D फॉर्म में कि भाई वो बाइंड करा है या नहीं करा है, कहाँ करा है बाइंड, ये हम देख सकते हैं। बट एग्जैक्टली हम उसकी स्ट्रेंथ नहीं एक्सआरडी के थ्रू बता सकते। बट आइसोथर्मल कैलोरीमेट्री, सरफेस प्लाज्मॉन रेजोनेंस एंड फ्लोरेसेंस एनिसोट्रॉपी, इन तीनों ही टेक्निक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एफिनिटी जो स्ट्रेंथ है उनकी बाइंडिंग की, उसको हम यहाँ पे क्वांटिफाई कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आइसोथर्मल कैलोरीमेट्री है, मेजर करता है हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द बाइंडिंग। वो जैसे बाइंडिंग होती है, हम बोलते हैं ना बाइंडिंग होती है तो कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उसको ये क्वांटिफाई करेगा। डायरेक्टली क्वांटिफाइज बाइंडिंग एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड स्टोइकियोमेट्री। ये टेक्निक जो है ये इन सबको क्वांटिफाई करती है। तो जैसा कि बाइंडिंग होती है तो बाइंडिंग की एनर्जी रिलीज होगी, तो उसको ये क्वांटिफाई करके उसकी जो कितनी एफिनिटी है ये बता सकता है। सरफेस प्लाज्मन रेजोनेंस जो है ये मेजर करता है चेंजेस इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियर अ सेंसर सरफेस, प्रोवाइड्स अ रियल टाइम काइनेटिक डेटा। बहुत ज्यादा डेप्थ में हम इसमें नहीं जाएंगे, आपको बस पता होना चाहिए कि ये टेक्निक्स पर्टिकुलरली क्या करती है। फ्लोरेसेंस एनिसोट्रोपी, मेजर द रोटेशन ऑफ फ्लोरेसेंटली लेबल्ड मॉलिक्यूल्स, slower rotation upon binding indicates complex formation used to calculate the binding affinity. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहाँ पे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन बताई गई है, कौन सी मॉडिफिकेशन में जो है मॉलिक्यूलर वेट जो है प्रोटीन का इंक्रीज हो रहा है। मिथाइलेशन मतलब कि हमने क्या करा, एक मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप तो क्या हो गया, बहुत ही छोटा सा है, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, ठीक है। फिर एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप का जो साइज है वो ऑब्वियसली मिथाइल से बड़ा है, तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट और इंक्रीज होगा। देन आ गया फॉस्फेट, तो भैया यहाँ पे तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन थे, फॉस्फेट आ गया है, ऑक्सीजन आ गया है। अगेन जो है यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन की वजह से क्या होगा, वेट बढ़ जाएगा। ओके, माइरिस्टॉयलेशन मतलब माइरिस्टिक एसिड जो होता है दैट इज योर फैटी एसिड, अगर वो जुड़ जाएगा तो वेट क्या होगा, और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस डायरेक्शन में हम बोल सकते हैं, इस ऑर्डर में हम बोल सकते हैं कि मिथाइलेशन में सबसे कम वेट इंक्रीज होगा, देन एसिटाइलेशन, देन फॉस्फोराइलेशन एंड देन माइरिस्टॉयलेशन में। ओके, next question, you are carrying out an enzyme reaction in the lab and obtain Km and the Vmax values आ गई हमारे पास में। while repeating the experiment you use the 1/10 of the enzyme। अगर हमने 1/10 of enzyme यूज करा है, अगर हम यूज कर रहे हैं 1/10 of enzyme, तो मतलब 1/10 मतलब उसका अगर आप पहले 100 कर रहे थे तो अभी आप 10 ही उसको यूज कर रहे हो, ठीक है, एंजाइम को। तो क्या होगा, देखो, अब सबसे पहले केएम के ऊपर असर पड़ेगा क्या। केएम क्या होता है, केएम इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन वेयर द वीमैक्स इज हाफ, राइट। हम ये बोलते हैं केएम इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, इट इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन वेयर
वी मैक्स जो होती है इज हाफ, वो आधी होती है, ठीक है। तो अब केएम का तो मतलब एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना ही नहीं रहा, करेक्ट। अब हम आते हैं वी मैक्स पे। तो देखो वी मैक्स क्या है कि जितना हम एंजाइम डालेंगे, देखो आपने जितना ज्यादा एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन दिया, फटाफट उसने जाकर के बाइंड किया, किससे जाकर के, फटाफट से उसने सबस्ट्रेट से जाकर के बाइंड किया। जितना सबस्ट्रेट था, अब आपने 10 डाला, है ना, तो उसने 10 एंजाइम डाला, तो 10 एंजाइम है और सबस्ट्रेट है, तो वो बाइंड करेगा जाके वीमैक्स जो होगी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, कम होगी। अगर आप ज्यादा एंजाइम डालोगे तो वो ज्यादा उससे जाकर के जल्दी क्या करेगा, फास्ट बाइंडिंग करेगा, है ना। वीमैक्स जो होगी उस केस में क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन है ना, उससे वीमैक्स का कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि हम एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन को कम करेंगे तो वीमैक्स भी कम होगा, अगर हम एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो वीमैक्स भी बढ़ेगा। सो यू गॉट द सेम रिजल्ट आ ही नहीं सकता है। Vmax would change but Kms remain same. Yes, क्योंकि Km का लेना देना है सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन से, एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन से नहीं है। Vmax would remain same and Km would be 1/10 नहीं, Km तो सबस्ट्रेट से रिलेटेड है। बोथ विल डिक्रीज, नो बोथ विल नॉट डिक्रीज, क्योंकि Km कांस्टेंट रहेगा, Km के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर नीचे करने से, बट Vmax पे पड़ रहा है। सो बच्चों इसके आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसी वीडियो के। ओके, स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।